सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8। इस पाठ का शीर्षक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग, क्या आपने गुलमर्ग सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। गुलमर्ग एक बहुत बहुत सुंदर एक प्राकृतिक स्थान है जो कि कश्मीर में है। कश्मीर में मुख्य रूप से तीन प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलते हैं। तीन प्राकृतिक ऐसे स्थान हैं जो स्वर्ग की अनुभूति कराते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है आपका गुलमर्ग। ठीक है। दूसरा आपका आता है सोनमर्ग और तीसरा पटना टॉप। ये तीन ऐसे स्थान हैं जो घूमने लायक हैं। यहां व्यक्ति पहुंचकर ऐसा अनुभव करता है जैसे मानो वह स्वर्ग में पहुंच गया हो। यकीनन आप जानते हैं, हम जानते हैं कि धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है, गुलमर्ग में है। तो पाठ का नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इस पाठ को लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश का जन्म सन 1925 में जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। व्यवसाय से इनके पिता वकील थे, परंतु मोहन राकेश की बचपन से ही रुचि साहित्य की ओर थी, जिसके कारण परिवार के संपन्न होने के कारण, परिवार के शिक्षित होने के कारण इन्हें बचपन से ही साहित्य का वातावरण मिल गया। अब जब इन्हें बचपन से ही साहित्य का वातावरण मिला तो इनकी साहित्य में बहुत और ज़्यादा ये प्रवीण होते गए, और ज़्यादा साहित्य को जानने का इनका प्रयास, साहित्य को जानने का, समझने का, लिखने की इनकी अभिलाषा, ये सब धीरे धीरे बढ़ती गई। और फिर आगे चल के मोहन राकेश ने निबंध भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, गद्य भी लिखे। ये जो आपको पाठ है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होते हैं? यात्रा वृतांत यानी कि जब हम कहीं किसी स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, यानी कि हमारा कहीं जाना होता है, तो पूरी यात्रा का और जो हमारा गंतव्य है वहां के बारे में लेख लिखना, वहां के बारे में सारी बातें लिखना, वो यात्रा वृतांत के अंतर्गत आ जाती है। तो मोहन राकेश के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में एक पाठ दिया गया है जिसका शीर्षक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ये एक यात्रा वृतांत है। बहुत ही सुंदर रोचक ढंग से मोहन राकेश ने कश्मीर यानी कि गुलमर्ग के बारे में लिखा है, और उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा है जैसे जान पड़ता है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा उसके चित्र हमारे सामने घूम रहे हैं, यानी कि उसका आभास हमें होगा। इस प्रकार शब्दों का जोड़ उन्होंने किया है, भावनाएं उभर के आती हैं। तो उन्होंने लेखन कार्य भी अपना किया। कारण क्या था? उनकी बचपन से ही रुचि थी और उन्हें साहित्य का वातावरण भी मिल गया। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य भी किया, अध्यापन कार्य किया डीएवी कॉलेज में, जो कि जालंधर यानी कि पंजाब के जालंधर में है। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में वे स्वतंत्र लेखन करते रहे।
बाद में स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़ गए। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह जो है वो है इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और उपन्यास कौन कौन से हैं? अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, ये इनके उपन्यास हैं। और कुछ प्रसिद्ध नाटक भी हैं। नाटक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। ये इनके द्वारा प्रमुख नाटक लिखे गए, प्रसिद्ध नाटक लिखे गए। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का शीर्षक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत यानी कि अपना अनुभूत यानी कि अपना अनुभव, यानी कि इन्होंने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का अपना अनुभव हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, साझा किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में ही समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता है। होता यह है, लेखक महोदय को गुलमर्ग यानी कि कश्मीर जाना होता है। भूमिका आपको बता देता हूं, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। अब लेखक राममोहन राकेश को गुलमर्ग जाना होता है। ये गुलमर्ग पहुंचते हैं तो अमूमन हमारे साथ क्या होता है, जब हम कभी किसी नए स्थान पर जाते हैं, जाने के पश्चात हम उन्हें एक बार देखते हैं, हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है, आंखें भी चौंक जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही स्थान हमें उदासीन लगने लगता है, उसमें हमें प्रसन्नता महसूस नहीं होती। यानी कि धीरे धीरे हम रंग खोने लगते हैं। जिस उत्साह के साथ हमने पहली बार उस जगह को देखा था, वो उत्साह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अमूमन यही होता है, लेकिन मोहन राकेश जी लिखते हैं गुलमर्ग के साथ ऐसा नहीं है। गुलमर्ग के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। कश्मीर की वादियों के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। कश्मीर में के पहाड़ों के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जब मोहन राकेश पहली बार गुलमर्ग पहुंचे थे, तो उन्होंने पहले तो कुछ एक घंटों में ही सारा गुलमर्ग देख मारा था। यानी कि एक नजर से उन्होंने गुलमर्ग को देख लिया था। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे वहां समय बिताना शुरू किया, तब उन्हें अनुभव हुआ, तब उन्होंने चीजों को बहुत बारीकी से, मन की सुंदरता से देखना प्रारंभ किया। तब उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, गुलमर्ग को घूमना, गुलमर्ग को देखना ये असंभव सा जान पड़ता है। क्यों? प्रत्येक नई नजर गुलमर्ग का एक नया दृश्य दिखाती है। यानी कि प्रत्येक नई नजर, आज हमने गुलमर्ग को देखा, आज हमें गुलमर्ग कुछ अलग दिखाई देगा। कल हम जाएंगे, कल हमने गुलमर्ग को देखेंगे तो कल कुछ अलग दिखाई देगा। सुबह हमने जो गुलमर्ग देखा है वो शाम को गुलमर्ग नहीं होगा, शाम को दूसरा गुलमर्ग होगा। यानी कि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य बदलता रहता है। कभी हरियाली है तो कभी बर्फ ही बर्फ है, कभी धरती सुनहरी लगेगी तो कभी सफेद लगेगी। सूर्योदय के समय वहां एक अलग ही माहौल होगा और सूर्यास्त के समय अलग ही माहौल होगा। तो गुलमर्ग को कश्मीर की जान कहा जा सकता है, ठीक है, और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियों के बीच बहती झीलें, झाड़ियों से भरे हुए जंगल,
फूलों से, यानी कि रंग बिरंगे फूलों से घिरी हुई पगडंडियां। अब पगडंडियां क्या होते हैं? पगडंडियां कहलाते हैं छोटे छोटे सकरे रास्ते। रास्ते यानी कि रोड। अब रोड तो उन्हें नहीं कह सकते, पगडंडियां ही कहा जाता है, क्योंकि वो पक्के नहीं होंगे, सीमेंटेड नहीं होंगे, डाबर के नहीं बने होंगे, वो अमूमन कच्चे रास्ते होते हैं, सकरे होते हैं, थोड़ा पतले पतले रास्ते होते हैं, उन्हें पगडंडियां कहते हैं। तो नाना प्रकार के रंगों के फूलों से घिरी हुई पगडंडियां, बर्फ से ढके हुए पर्वत और वादियां, जो उन्हें अप्रतिम सुंदरता प्रदान करती हैं। कांपती तितलियां, वहां के सर्द मौसम में कांपती तितलियां, उमड़ते उठते हुए बादल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मन को मोह लेने वाला दृश्य, घना कोहरा और पीली धूप, और वहां के हरे हरे मैदानों में रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सैलानी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने एक कालीन पर एक हरी चादर पर नाना प्रकार के कलर छिड़क दिए हो। बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला अप्रतिम दृश्य देखने को वहां हमें मिल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वप्निल स्थल हो भारत, स्वप्निल स्थल हो गुलमर्ग, भारत के नक्शे में एक मुकुट के समान है, जो हर मौसम में अपना रंग बदलता रहता है। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के उद्यान, वहां के बने हुए छोटे बड़े घर, घास के बड़े बड़े मैदान, देवदार के बड़े बड़े वृक्ष, और पगडंडियों पर नाना प्रकार के फूल, और सांझ के समय, रात के समय, संध्या के समय धूल, यानी कि जानवर जब संध्या होते ही जानवर घर वापसी करते हैं, बकरियां हो फिर अन्य जानवर हो, जब वो घर वापसी करते हैं तो उनके कदमों से धूल उड़ती है, तो वो धूल रास्तों को ढक लेती है। तो ऐसे कई प्राकृतिक दृश्य हमें गुलमर्ग में देखने को मिल जाते हैं। अब हम आते हैं इस पाठ पर, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही आकर्षक ये पाठ है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया ये पाठ, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। चलिए अब मैं इस पाठ को पढ़ता हूं और समझाने का आपको प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आप बच्चे बहुत ही लगन के साथ इस पाठ को सुनेंगे और पढ़ेंगे। चलिए मैं इस पाठ को शुरू करता हूं। कुछ जगह स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। धीरे धीरे हम उस जगह को पहचानते हैं, धीरे धीरे वह नीरस होता जाता है, उदासीन होता जाता है। वो उत्सुकता जो हमारे अंदर है, उसे देखने की, उस स्थान को देखने की उत्सुकता है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अमूमन हमारे साथ, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है, आप सबके साथ ऐसा होता है। जब आप किसी नई जगह पर रहने के लिए जाते हैं या आप कोई नया काम करते हैं, ठीक है। बचपन का एक वाक्य अभी भी मुझे स्मरण है, याद है। जब मैं छोटा था तब साइकिल चलाने का धुन बहुत सवार रहती थी। तो साइकिल चलाते समय एक डर भी बना रहता था। हालांकि वो डर मेरा नहीं था, वो मेरे माँ बाप को डर रहता था कि अगर इसने साइकिल चलाई तो कहीं ऐसा ना हो ये साइकिल से गिर जाए और उसको चोट लग जाए। ये सब
मेरे अंदर तो ये भय नहीं था, लेकिन घर वालों को आप ये भय अवश्य होता है। तो माँ बाप को घर पर न पाकर चुपके से मैं साइकिल निकालता था और चलाने लगता था। 2 4 6 बार मैं साइकिल से गिरा भी। तो शुरुआत में साइकिल चलाने का जो उत्साह मेरे अंदर भरा था, अब समय के साथ साथ, समय के अंतराल में वो उत्साह धीरे धीरे कम होता गया। और आज के समय का आज समय है कि साइकिल चलाने का मन नहीं करता। तो ऐसा मेरे साथ है, ऐसा आपके भी साथ होता है, सबके साथ होता है। तो यहाँ बात की गई है स्थान की। तो जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं, नए शहर में बसने के लिए जाते हैं, कुछ समय बिताने के लिए हम किसी स्थान पर जाते हैं, तो शुरुआत में हमारा मन करता है कि कुछ ही दिनों में ये पूरा शहर छान मारो, कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द पूरा शहर देख लो, शहर का प्रत्येक मार्केट देख लो, शहर की गलियों से परिचित हो जाओ, शहर में कहाँ कहाँ बाग बगीचे हैं, शहर में कहाँ कहाँ पार्क बने हुए हैं, ये सब देखने का मन करता है। शुरू में बहुत उत्साह होता है, और ये बात तो सत्य है कि आरंभ शूर हम हमेशा से होते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो वही स्थान अब उदासीन होने लगता है, उस स्थान में अब हमें रुचि नहीं रहती, यानी कि उदासीनता छा जाती है, अनमन ऐसा हो जाता है, नीरसता सी छाने लगती है। अब हमें वह स्थान उतना सुंदर नहीं दिखाई देता है जितना सुंदर हमें पहले दिखाई देता है। लेकिन अब लेखक मोहन राकेश कहते हैं, जैसा अमूमन स्थानों के साथ ऐसा होता है, लेकिन गुलमर्ग के साथ ऐसा नहीं है, कश्मीर के साथ ऐसा नहीं। लिखते हैं कि जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल था। पहली बार गए मोहन राकेश जी, गुलमर्ग पहुंचते हैं तो उन्हें सब कुछ साधारण सा लगा, जैसे उनके निवास स्थान पर था वैसे ही उन्हें वहां भी लगा कि सब कुछ साधारण ही तो है। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, देवदारों के पेड़, बस, और घूमते हुए लोग, सब कुछ साधारण ही तो था, सब कुछ साधारण ही तो था। लेकर लिखते हैं, तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया, पूरा गुलमर्ग उन्होंने घंटे भर में देख लिया था। मगर बाद में महीनों वहां रहने का एहसास हुआ, बाद में कई वक्त गुजारने के बाद, बहुत वक्त गुजारने के बाद, महीनों रहने के पश्चात उन्हें एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देखा जा सकता, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता जुड़ जाती है, वहां के वातावरण से एक रिश्ता बन जाता है, एक अपनेपन की अनुभूति होने लगती है, और धीरे धीरे वह अनुभूति, वह अपनेपन का एहसास और भी गहरा होने लगता है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान, और वह गुलमर्ग के साथ उसकी आत्मीयता इतनी बढ़ जाती है, गुलमर्ग के साथ व्यक्ति का अपनापन इस कदर गहरा हो जाता है कि वह गुलमर्ग के स्थानों को अपना हिस्सा समझने लगता है, गुलमर्ग के सपाट मैदानों को अपने हिस्से के रूप में देखने लगता है। कांपती तितलियां, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों को अपना एक हिस्सा समझने लगता है। उन्हें वह यानी कि उठते बादल, कांपती तितलियां, चमकते बर्फ से ढके हुए बादल, उन्हें वह सब अपना ही प्रतीत होता है। ऐसा जान पड़ता है मानो ये सब मेरे ही अंश हैं, ये सब मुझसे ही जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? अब इतने सुंदर दृश्य है तो मन तो मोह लेगा, मन को तो भाएगा ही भाएगा, मन को
हमारे मन को सुंदरता प्रदान करेगा, सुंदरता के साथ साथ मन को प्रफुल्लित भी करेगा, मन को हर्षित करेगा ऐसा दृश्य। और हमारा मन प्रफुल्लित होगा तो जिन चीजों से हमारा मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है, उनसे हमारा जुड़ाव हो ही जाता है। अब कैसे जुड़ाव हो जाता है, एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को खेलने के लिए उनके माँ बाप कुछ न कुछ खिलौने लेकर आते हैं, है ना। अब किसी के माँ बाप बच्चों के लिए छोटे छोटे जो गाड़ियाँ आती हैं वो लेके आते हैं, टेडी बियर लेके आते हैं या अन्य चीज़ें लेके आते हैं। तो जब बच्चा उनके साथ समय बिताने लगता है तो उनसे उनका संबंध बन जाता है और बच्चे अपने उस मनोरंजन के साधन को अपने से अलग नहीं करते हैं, अपने से जुदा नहीं करते हैं। अगर उन बच्चों से आप उनका खेलने का सामान छीन लोगे तो बच्चे रोने लगेंगे, चिल्लाने लगते हैं, गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं। तो आप यहाँ से अनुभव कर सकते हैं। ये तो रही बच्चों की बात। अगर मैं वयस्कों की बात करूं, युवा की बात करूं, तो जिस प्रकार बच्चों को खिलौनों से लगाव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी खासा किसी न किसी चीज से, किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से लगाव अवश्य होता है। तो उससे इतनी घनिष्ठता हो जाती है। लगाव तभी होगा जब आपके मन को उससे प्रसन्नता प्राप्त होगी, आपका मन उससे मिलकर हर्षित होगा, तभी आपका मन प्रसन्न होगा। और जब आपका मन प्रसन्न होगा तो आपका उससे एक रिश्ता बन जाएगा, एक बॉन्डिंग बन जाएगी। और जब आप उसको अलग करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार लेखक मोहन राकेश का रिश्ता बन चुका है गुलमर्ग से। गुलमर्ग की वादियों से, गुलमर्ग के सपाट हरे हरे मैदानों से, गुलमर्ग की बर्फ से घिरी पहाड़ियों से, गुलमर्ग में रह रहे वहाँ के व्यक्तियों से, गुलमर्ग के देवदारों के पेड़ों से, यानी कि जितना भी वहाँ का प्राकृतिक दृश्य जो आपको मैंने बताया है, वो दृश्य कौन कौन सा है। वो दृश्य मैंने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बताई थी, घाटियों के बीच बहते हुए झरने, झीलें, झाड़ियों से भरे हुए जंगल, फूलों से, नाना प्रकार के रंगों के फूलों से घिरी हुई पगडंडियाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त का मन को मोह लेने वाला दृश्य, घना कोहरा, पीली धूप और बर्फ से ढकी हुई पर्वत और झाड़ियाँ, पर्वत और चोटियाँ, ये सब, इन सब के साथ लेखक मोहन राकेश का एक रिश्ता बन चुका है। अब वो इन सब को अपना ही हिस्सा समझते हैं और खुद को उन सब का हिस्सा समझते हैं। ठीक है, तो आगे राकेश जी लिखते हैं कि दूसरी ओर वह पूरा विस्तार, यानी कि एक तरफ आत्मीयता का संबंध बन चुका है, एक तरफ जितना भी प्राकृतिक सौंदर्य है वो सब उनका ही हिस्सा मानते हैं और स्वयं को भी उस प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा मानते हैं। और दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, यानी कि पूरा घिरा हुआ विस्तार, यानी कि फैला हुआ सब क्षेत्र, उसमें स्वयं भी वह रहता है। उसे अपने में समाया सा लगता है, अपने में समाया सा लगता है, ऐसा जान पड़ता है ये सब जितना भी प्राकृतिक सौंदर्य है, तितलियां हैं, पहाड़ियां हैं, हरे हरे घास के मैदान हैं, ये सब उसके हृदय में बसते। इन सब का वास कहाँ है? इन सब का वास उसके हृदय में है। इसी कारण से कहा गया है कि उससे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और न जाने कितना सब कुछ प्राकृतिक सौंदर्य उसे अपने में समाया सा लगता। तो यहाँ मोहन राकेश कहते हैं कि मैं इन सब से जुड़ा हूं और ये सब मुझसे जुड़े, ये सब मुझ में समाये हैं और मैं इनमें समाया हूं। ठीक है, इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है, यानी कि अब
मोहन राकेश कहते हैं कि इतना आत्मीयता का संबंध गुलमर्ग के साथ बन चुका है, इतना अपनत्व की भावना गुलमर्ग से जुड़ चुकी है कि जब व्यक्ति वहां से जाता है, प्रस्थान करता है, तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ रहा हो। जब व्यक्ति गुलमर्ग से वापस प्रस्थान करता है, वापस जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे वह अपने से ही बिछड़ रहा हो। तो अपने से ही बिछड़ने का तात्पर्य तो यही है, जब पूरा गुलमर्ग उसके हृदय में बसता हो, जब गुलमर्ग को छोड़ के वह जा रहा हो, तो ऐसा तो लगना स्वाभाविक है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे हम बहुत कुछ यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जैसे हम अपने आप को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। ये सब चीजें हमें वापस अपनी जिंदगी में जब हम यहाँ से जाएंगे, तो ये वादियाँ, ये पर्वत, ये पीली पीली धूप, ये विभिन्न प्रकार के रंगों से, विभिन्न प्रकार के रंगों के फूलों से घिरे हुए मैदान, उड़ती हुई तितलियां, देवदार के घने वृक्ष, ये सब क्या करेंगे? ये सब उसे बहुत याद आएंगे, और तब उसे ये एहसास होता है कि मैं अपने आप को यहाँ छोड़ के जा रहा हूं, या मेरा कुछ बाकी रह गया। स्वाभाविक है, ऐसा व्यक्ति का नेचर होता ही है, इंसान का ऐसा नेचर होता है। तो वही मोहन राकेश ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है इस पाठ के माध्यम से। और आगे लिखते हैं, अपने उस रूप से, यानी कि वो बिछड़ने का एहसास क्या है। लिखते हैं कि जब गुलमर्ग से वापस आने का समय होता है, जब कोई गुलमर्ग से वापस आता है, तो ऐसा लगता है जब खुद से बिछड़ रहा हो, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना। इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है? परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहा। गुलमर्ग के बारे में ये बात है कि आप गुलमर्ग से कितना भी परिचित क्यों ना हो लो, लेकिन गुलमर्ग हमेशा अपरिचित ही बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? आप गुलमर्ग जाइएगा, मोहन राकेश गुलमर्ग जाते हैं, पहले दिन गुलमर्ग को आधा एक घंटे में ही घूम लेते हैं, सारा गुलमर्ग छान मारते हैं आधा एक घंटे में। अब धीरे धीरे जब वो वहां समय बिताते हैं, जिस भी होटल में वो रुके हैं, जहां भी वो रुके हैं, वहां से मार्केट का उनका, यानी कि बाजार जाना होता है, बाहर मॉर्निंग के समय, सुबह के समय, सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय है, उस समय का दृश्य देखने के लिए, और दिन में भी अगर कोई काम पड़ जाता है, तो जब वो गुलमर्ग में घूमते हैं, तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन उन्हें एक अलग ही दृश्य का अनुभव होता है, उन्हें एक अलग दृश्य दिखाई देता है। सुबह का दृश्य अलग होगा, शाम का दृश्य अलग होगा, आज का दृश्य अलग है तो कल का दृश्य अलग होगा, इस ऋतु का, इस मौसम का दृश्य अलग है तो दूसरे मौसम का, गुलमर्ग का दृश्य अलग होगा। तो आप कितना भी उसको देखने का प्रयास कीजिए, कुछ न कुछ आपको वहां अलग मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ तो बात हो जाती है प्राकृतिक दृश्यों की। अब यहाँ अलग मनुष्यों की बात करें, मानवों की बात करें, लोगों की बात करें, तो वहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो उससे भी हमारे लेखक राकेश मोहन परिचित होते हैं, और रोज नई संस्कृति से उनकी पहचान होती है, रोज नई संस्कृति उन्हें देखने को मिलती है, रोज नई परंपराएं वो देखते हैं। तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य, ये सब ऐसा जान पड़ता है जैसे परिचित होने के बावजूद ये सब अपरिचित ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब राकेश जी लिखते हैं, मोहन राकेश, कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आसमान में आंखें मुक्त होकर, मोहित होकर उन सपनों को देखती हैं, और फूलों के नए नए रंग भर जाते हैं। सपने भी एक नए नए रंगों से
भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोंपलें फूट उठती हैं। कोंपलें कहते हैं घास की नई नई पत्तियों को कोंपलें कहा जाता है, ठीक है। तो वातावरण में नई नई घास की नई नई पत्तियां उगती हैं। तो यहां लिखा गया है कि वातावरण में नई नई कोंपलें फूट उठती हैं, यानी कि अब यहां से अगर लेखक मोहन राकेश अगर अपने मन की बात करें तो जिस प्रकार वातावरण में घास के मैदानों में नई नई घास की पत्तियां उगती हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक मोहन राकेश के मन में नए नए सपने भी उगते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है, नए रोमांच की रचना होती है। बादलों के पोर्टियों यानी कि जो बादल हैं, आसमान में जो घने बादल हैं, उनके नीचे, बादलों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे। तो अंबर के नीचे तो हम वैसे भी हैं, अब आकाश में ही बादल हैं, तो बादलों के नीचे हाथ फैलाए आराम से लोग घास के मैदान में बैठे हुए गुलमर्ग के, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान कर रहे हैं। बहुत आनंद आता है वहां बैठकर। इस गुलमर्ग की कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है गुलमर्ग की कल्पना करके। अगर जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। गुलमर्ग को देखने का मन मेरा बहुत कर रहा है, जैसा कि मोहन राकेश ने इसके बारे में लिखा है। बहुत ही रोचक ढंग से मोहन राकेश ने लिखा है। तो बादलों के बरामदे के नीचे लोग बाहें फैलाए घास के मैदान में बैठे हुए हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आ रही हैं। अब सैलानी यानी घूमने के पर्पस से वहां आए हुए लोग सैलानी कहलाते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से, मैं और आप यहाँ से घूमने के लिए गुलमर्ग जाते हैं तो हम और आप भी सैलानी कहलाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए कहते हैं कि दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाते हुए नजर आती हैं। घुड़सवारी, अब उन हसीन वादियों में घुड़सवारी का मजा निराला ही होगा। घुड़सवारी का आनंद कुछ अलग ही होगा। इस बात की कल्पना तो मैं नहीं कर सकता, मैंने घुड़सवारी नहीं की है, लेकिन गुलमर्ग जैसे ठंडे माहौल में, प्राकृतिक सौंदर्य में घुड़सवारी का आनंद बहुत ही निराला होगा, बहुत ही अद्भुत होगा। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली पर जहां तहां छिटके, यानी कि बड़े बड़े घास के मैदान, बड़े बड़े हरे घास के मैदान पर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग इधर उधर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हरी कालीन पर रंग बिरंगी रंगों को छिड़क दिया है। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग हरे हरे घास के मैदानों में चलते हैं, बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मन को मोह लेने वाला वो दृश्य होता है। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। और सहसा यानी कि अचानक से, यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, संध्या की ओर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सांझ होने लगती है, वैसे वैसे नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें, ट्रांसपेरेंट बूंदें, ड्रॉप ऑफ, यानी कि छोटे छोटे जो बरसात की जो बूंदा होती है, जो फवार भी कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बूंदें, वो तो सहसा अचानक से प्रकाश की नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। अब रंगीन बिंदुओं का, अब होता क्या है, आप एक चीज आपने साइंस में पढ़ा होगा, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, जो
इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वातावरण में छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं उन पर प्रकाश पड़ता है, और उन पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में, कई रंगों में बट जाता है। तो वो छोटे छोटे बूंदों में जब ये 7 रंग बट जाते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा साइंस में, है ना, साइंस में पढ़ा होगा, ये 7 रंगों में बट जाता है। अब ये इस प्रकार ही कुछ होता है। तो ठीक इसी प्रकार बूंदों से भी प्रकाश बट जाता है, कई रंगों में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बट जाता है। तो जब बट जाता है तो जो छोटी छोटी बूंदें हमारे आसपास के, वहां के गुलमर्ग के वातावरण में हैं, तो उनसे कई रंग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ठीक इस प्रकार इनसे कई रंग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी के लिए लिखा है कि रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यानी कि जो हरियाली है, अब वो धीरे धीरे, अब क्या होता है, धीरे धीरे कोहरा गिरने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कोहरा, घना कोहरा छाने लगता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, और जो घास के हरे हरे मैदान हैं, कोहरे के साथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने सुरमई कलर का हो गया, सुनहरे कलर का हो गया। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, यानी कि जो छोटे छोटे सकरे सकरे जो रास्ते बने हुए हैं, अब उन पर धुंध फैलने लगती है। धुंध क्यों फैलने लगती है? जैसे जैसे सूर्यास्त का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे लोग अपने जानवरों को चराकर वापस लौटते हैं, तो उन जानवरों के पदसाल से जो जमीन पर जो धूल जमी हुई है वह उठने लगती है। ठीक है, तो उसी के लिए कहा गया है कि फैली कि अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियां की पतली पतली नरम बाहें, जब तब बादल बरसेगा, बाहें फैली रहेंगी ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल, और जब तक बरसात नहीं होगी तब तक ये पगडंडियों पर धूल उड़ती रहेगी। जो जानवरों के, डोंगरों के पदचाल से जो धूल वातावरण में जो उठी है, वह कब तक नहीं बैठेगी? वह तब तक नहीं बैठेगी जब तक बारिश ना हो जाए। तो उसी के लिए कहा गया है कि कोमल, विस्मृत, यानी कि भुलाया हुआ, थका हुआ जो पगडंडियां हैं वह बारिश के साथ साथ बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए। सूरज चमकेगा तो फूल से नया सपना जन्मेगा, और दोबारा से जब सूर्योदय होगा तो नया फूल खिलेगा, और वहां जितने भी सैलानी हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके हृदय में फिर से एक नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। आकाश में जो बादल के नन्हे नन्हे जो दीप हैं, आप देखते हैं ना, वो तो यहाँ भी देखे जा सकते हैं। आकाश में जो बादल घिर आते हैं ना, तो उन्हें बादलों का द्वीप कह दिया है। बादलों का क्या कह दिया? बादलों का द्वीप कह दिया है, जो हवा के झोंके के साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए लेखक ने कहा है कि आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों की रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे, और फिर से भेड़ और बकरियां का जो बकरियों को चराने के लिए जो लोग निकलते हैं, वह फिर से प्रतीत होंगे, फिर से दिखाई देने लगेंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता हुआ प्रतीत होगा, और जब दिन आप इस बात से अनुमान लगा लेंगे, आप जब उन पगडंडियों पर जानवर आते हुए देखेंगे, तब आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि दिन रात की प्रतीक्षा कर रहा है, दिन रात होने की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया ये पाठ गुलमर्ग की खिड़की से एक रात का भाग 1 हमने यहां पढ़ा। अब
वीडियो के दूसरे लेक्चर में हम आगे के भाग को कंटिन्यू करेंगे। अब आगे के भाग को लेखक ने अपने होटल की खिड़की का एक दृश्य हम सबके समक्ष इस पाठ के माध्यम से रखा है। तो यहाँ भाग ये कंप्लीट हो जाता है। हम आज वीडियो के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो के दूसरे लेक्चर में हम आगे के भाग को कंटिन्यू करेंगे, आगे के भाग को हम जारी रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ वाकई में अच्छा लगा है, आपको रोचक लगा है, रोचक ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, है ना। बहुत ही अब आपके लाइक से क्या है, हमें प्रेरणा मिलती है। आपका लाइक होगा तो उससे क्या होगा, हमें प्रेरणा मिलती है और हम और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। वीडियो के अगले लेक्चर में हम इस पाठ के भाग 2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और निरंतर तौर पर पढ़ते भी रहिए। चलिए।